नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति क्या है और कैसे इसने हमारे देश में क्रांति लाई है, किस क्षेत्र में क्रांति लाई है। तो हरित क्रांति ने हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था में क्रांति लाई है और हरित क्रांति सरकार द्वारा बनाई गई एक ऐसी नीति थी जिसमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया, कृषि उपज को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया, खासकर गेहूं और चावल, क्योंकि इसका हमें बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता था। लेकिन अब हमें इसका आयात नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अब हमारे देश में परंपरागत रीति की जगह नवीन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। और उससे भी जरूरी और उससे भी बड़ी बात, हम क्या करते थे, पुराने बीजों का उपयोग करते थे, उसकी जगह एक नए बीज का प्रयोग करते हैं, HYV हाई लीडिंग वैरायटी नामक बीज का। इससे बड़े पैमाने पर कृषि उपज प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये HYV बीज कैसे काम करता है वो तो हमें पढ़ने से पता चलेगा। तो क्या लिखा है कि स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। आश्रित का मतलब होता है निर्भर थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी, मतलब 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, लेकिन उत्पादकता बहुत ही कम थी, उपज बहुत ही कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिकतर किसानों के पास आधारिक संरचना का भी नितान अभाव था। कृषि उपज कम होने का कारण पुरानी प्रौद्योगिकी मतलब पुरानी तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। पहले फसल कटाई के लिए क्या किया जाता था? मजदूर लगाए जाते थे, श्रमिक लगाए जाते थे और हाथों से फसल की कटाई होती थी। आज भी हाथों से ही फसल की कटाई होती है कुछ जगह, लेकिन कुछ जगह मशीनों ने उनका स्थान ले लिया है। जहां फसल कटाई में 8 से 10 दिन लगते थे, वहां आज मशीनों द्वारा 8 से 10 घंटे में फसल की कटाई हो जाती है। तो पुरानी प्रौद्योगिकी के कारण और मशीनों के अभाव के कारण क्या हुआ था कि कृषि बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रही थी। और दूसरा है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए आपको जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जब आपके पास वही चीजें नहीं होगी तो आप कैसे उस काम को करोगे। तो कृषि को करने के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, सिंचाई करनी होती है, तो पानी की कमी थी, बिजली की कमी थी, परिवहन की कमी थी, कीटनाशक दवाइयों की कमी थी। ऐसी अनेक समस्याएं थी, ऐसी अनेक कमियां थी जिन कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हो पाता था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून स्तर कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध न थी। अब अधिकतर जगह क्या होने लगा कि कृषि कार्य मानसून के आधार पर किया जाने लगा, क्योंकि सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। कौन सी सुविधा? सिंचाई सुविधा। मतलब किसी के पास भूमिगत जल, कुएं आदि की सुविधा थी तो वह कृषि कार्य कर लेते थे, और जिनके पास नहीं होती थी वह मानसून पर निर्भर रहते थे। फिर लिखा है औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया। गतिरोध मतलब हमारी कृषि जो गतिहीन थी, उसमें कोई गति परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो उसको हरित क्रांति ने समाप्त कर दिया, क्योंकि अब कृषि ने एक गति पकड़ ली थी। फिर आगे लिखा है इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों HYV के प्रयोग से है, जो कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था कि गतिहीनता को किसने समाप्त किया? HYV बीज ने, विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से। फिर लिखा है आगे इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों तथा निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता थी। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है। जब हम इस बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो इस बीज से फायदा है कि हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, फसल जल्दी तैयार होगी, लेकिन इसके लिए पर्याप्त मात्रा में किस किस की जरूरत थी? उर्वरक, कीटनाशक व निश्चित जल पूर्ति की। और इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण था। ये बीज इतने अच्छे थे कि ये क्या करते थे? कम समय में जल्दी अंकुरित हो जाते थे। ये विभिन्न प्रकार के कीटों से बचते थे, मतलब कि विभिन्न प्रकार की जो कीड़े लग जाते हैं, है ना, पौधों में, उनसे ये लड़ने की इनमें क्षमता थी। ठीक। फिर आगे लिखा है बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधा और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। हमने पढ़ा है कि खेती करने के लिए HYV बीज का प्रयोग किया गया। अब
इस बीज के लिए उर्वरक, कीटनाशक और निश्चित जलपूर्ति की आवश्यकता थी। उर्वरक का मतलब होता है कि कृषि को बढ़ाने के लिए और खाद को सुरक्षित रखने के लिए पोटाश, है ना, अमोनिया सल्फेट, ये एक प्रकार के उर्वरक होते हैं जो कि क्या करते हैं, उत्पादन को बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, खाद से क्रिया करते हैं, तो उनको सुरक्षित रखते हैं। कीटनाशक कीटों से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए, और निश्चित जलपूर्ति, तो इन तीनों की जरूरत थी। तो इन तीनों को पूरा करने के लिए क्या किया गया, वित्तीय संसाधनों की किसानों को आवश्यकता होने लगी कि हमको उर्वरक भी चाहिए, हमको बीज भी चाहिए, हमको कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ भी चाहिए, सिंचाई के लिए हमें यंत्र भी चाहिए, ऐसी अनेक सुविधाएं हमको चाहिए जिससे हम कृषि कर सके। तो इसके लिए वित्तीय सुविधाएं दी गई हरित क्रांति में। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के बीच तक HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जैसे समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। फिर आगे लिखा, हरित क्रांति के द्वितीय चरण 1970 के दशक से 1980 के दशक के मध्य दशक मतलब 10 वर्ष में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब भारत अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे। HYV जो बीज है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग गेहूं और चावल के लिए किया गया। ऐसा नहीं है कि और फसल में नहीं किया गया था, और फसल मतलब जैसे कपास, सोयाबीन, मक्का आदि पर भी ध्यान दिया गया, लेकिन हम जो हमारे देश के लोग अपनी आय का एक बड़ा भाग इनको प्राप्त करने के लिए खर्च करते थे। अब ऐसी समस्याओं का समाधान हो गया था। अब बड़े पैमाने पर गेहूं और चावल की पैदावार हो रही थी। लिखा है, यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसानों से चलती है ना, किसान ही है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देता है। तो अब यदि किसान क्या करता है कि फसल को बेचने की जगह उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग कर लेता है, स्वयं भी उपभोग कर लेगा, तो भी हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था। जबकि पहले क्या हो रहा था औपनिवेशिक काल में कि किसान लोग अपने उपभोग के लिए भी खेती नहीं कर पा रहे थे, वह उन्हीं वस्तुओं को उत्पादन कर रहे थे जिसका वो निर्यात कर सके, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, है ना, उन्हीं की खेती करने के लिए उन्हें नकदी फसलें, वाणिज्य फसलों के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। और अब किसान लोग इतने समृद्ध हो गए कि वो जिस फसल को पैदा कर रहे हैं, है ना, उस फसल का वह व्यक्तिगत उपभोग, अपने लिए उपभोग भी कर रहे हैं और बाजार में बेच भी रहे हैं। फिर लिखा है, दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पाद बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादक का बाजार में बेचा गया अंश ही विपरीत अधिशेष कहलाता है। विपरीत अधिशेष का मतलब होता है किसान द्वारा बाजार में बेची जाने वाली फसल को विपरीत अधिशेष कहा जाता है। तो किसान उत्पादित फसल का उपभोग करेगा तो भी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और किसान उस फसल को बेचेगा तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था विकसित होगी, बड़े पैमाने पर हमें क्या होगा, फायदा होगा। वो अपनी फसल को बेचेगा तो उसके पास पैसा आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर नुकसान नहीं था। अगर वो नहीं बेचता, खुद उपभोग करता तो भी कोई नुकसान नहीं था, और उसने बेचा तो भी देश में फायदा ही हुआ। आगे लिखा, हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों को कीमतों में इस सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिसे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। कहने का मतलब है किसान लोग जो अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च करते थे खरीदने में,
कब? जब कृषि नहीं होती थी, जब उत्पादन नहीं होता था, तब एक गरीब व्यक्ति होता था, उसे रोटी की जरूरत तो होती थी, तो उस रोटी को प्राप्त करने के लिए उसे अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब समस्या बहुत सीमा तक आसान हो गई है। तो फिर आगे क्या लिखा है इसमें, और पढ़ते हैं कि यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ, पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह से निरापद नहीं है, मतलब फायदेमंद नहीं थी। एक जोखिम यह था कि इसमें छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावना थी, क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम थे। आगत मतलब जो चीजें उसमें लग रही थी, मतलब इनपुट, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावनाएं अधिक होती थी। ऐसी दशा में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता था। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण ये आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी। फिर आगे लिखा है, ताकि छोटे किसानों को ये आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। आवश्यक आगत मतलब वही उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, उच्च किस्म का बीज, सिंचाई सुविधा आदि। इन सबको खरीदने के लिए छोटे किसानों को सरकार द्वारा ऋण दिया गया, ताकि ये किसान भी इन आगतों को, इन इनपुट्स को खरीद सके और सिंचाई के लिए या खेती में इन सब साधनों का उपयोग कर सके। फिर आगे लिखा है, छोटे किसानों को इन आगतों की प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। जो बड़े किसान थे वो तो काम कर रहे थे, लेकिन जो छोटे किसान थे वह नहीं खेती कर पा रहे थे, तो उनको सुविधाएं दी गई, जिसके कारण उनकी फसल भी अब बड़े किसान के बराबर होने लगी थी। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थाओं की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों की बर्बादी का कारण थे। जो कीड़े थे उनकी फसलों को जो खराब कर देते थे, तो कीटनाशक दवाइयों को खरीदने जैसी उनकी क्षमताएं विकसित हो गई थी किसानों की लोन के आधार पर, तो अब वह कीड़ों से अपनी फसल को बचाने लगे। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते, तो इस क्रांति का लाभ केवल धनिक किसानों को ही मिल पाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान ने छोटे बड़े सभी किसानों को समान हित दिए, सभी को सभी प्रकार की सुविधाएं दी, जिससे हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारा गया। तो यहाँ हमने जाना कि हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जो कि कृषि में लाई गई। इसके माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया, खास करके गेहूं और चावल को, जिससे हमें इन्हें दूसरे देश से आयात नहीं करना पड़ा, और हमारे देश के जो निर्धन वर्ग के व्यक्ति थे उन्हें अपनी आय का एक बड़ा भाग इन पर खर्च करना पड़ता था। उसमें उन्हें राहत मिली, क्योंकि अब उन्हें अपनी ही देश की उपज प्राप्त हो रही थी। साथ ही हरित क्रांति से ये फायदा हुआ कि किसान, जो छोटे किसान मतलब कि जो ऐसे किसान थे जिनके पास इन सुविधाओं का अभाव था, उन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता, ऋण दिया गया और अनेक कीटनाशक, उर्वरक, दवाइयाँ सभी प्रदान की गई, जिससे उन्होंने बड़े किसान के बराबर खेती की और देश में छोटे बड़े सभी किसानों को हरित क्रांति के माध्यम से समान किया गया। तो आया आपको समझ में? अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।